आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस जारी। केरला के अरकान पार्लियामेंट का बजट के खिलाफ शदीद एहतजाज। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा और नीट इम्तिहान मामले पर आरजेडी एमपीज का एहतजाज। मीसा भारती ने रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत को बनाया निशाना। घर वापसी करना चाहते थे अजीत पवार, संजय राउत का दावा। शिवसेना एमपी ने एनसीपी लीडर के खिलाफ साजिश का जाहिर किया शुबा। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हिंदुस्तान में बरहमी की लहर। साबिक क्रिकेटर्स और सियासतदानों की पड़ोसी मुल्क पर शदीद तनकीद। मनरेगा एक इनकलाबी कानून जिसे हुकूमत ने खत्म कर दिया। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का मोदी हुकूमत पर हमला। अमित शाह बंगालियों को हरासा करने की हिम्मत ना करें। ममता बनर्जी की दिल्ली में एसआईआर से मुतासिरा अफराद से मुलाकात। पार्लियामेंट में वजीर खजाना की जानिब से आम बजट पेश किए जाने के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस जारी है और इस बहस का वक्त तब्दील करते हुए लोकसभा में 1 बजे और राज्यसभा में 12 बजे बहस शुरू हुई। बहस के दौरान केरला की अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज करते हुए बजट को केरला मुखालिफ करार दिया। आइए सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट। प्रतिपक्ष के नेता आप फिर बोल रहे हैं, आप मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले नियम परंपराओं प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। वो भी नहीं बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चलने अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप अब मैं इसका भी नियम बता दूं। 1 मिनट वो माननीय सदस्य प्लीज, नो मैं नियम बता दूं रूल्स। 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा।
सुनना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। स्पीकर सर, मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोलें, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नहीं ले सकते आप, नीतियों में बोलें, पॉलिसी में बोलें, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं किया। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? कांग्रेस एमपी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में साबिक आर्मी चीफ की गैर मतबूआ याददाश्त के हवाले से चीन का मसला उठाया। राहुल गांधी ने सिलसिले में हुकूमत पर कई इल्जामात आयद किए, ताहम वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पहले किताब शाये होने दीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। Young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand
exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. The only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot yield. मीसा भारती और आरजेडी के दीगर अरकान पार्लियामेंट ने बिहार में अमनो अमान की सूरत हाल और नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों की मौत पर एनडीए हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। इस मौके पर आरजेडी अरकान ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा क्यों नहीं और नीट के उम्मीदवारों को इंसाफ दो जैसे नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती ने कहा कि आज बिहार में खवातीन के खिलाफ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नीट उम्मीदवारों से बात भी करना नहीं चाहती है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, ताहम वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। तो आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना हुआ है, उस पर सरकार कोई बात नहीं करती है। जिस तरह से नीट छात्रा के साथ, तो आखिर महिलाओं के साथ बिहार में हो क्या रहा है? महिलाओं के साथ डबल इंजन की सरकार एक तरफ कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, और जब बेटियां अपने घर से निकल के पढ़ने जाती हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई करनी होगी। काफ़ी समय बीत चुका है और परिवार की ये मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो आखिर सरकार सीबीआई इंक्वायरी। अदाकारा और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट की सताइश की। कहा कि यह बजट बहुत अच्छा है जिसे विकसित भारत को जहन में रखते हुए बनाया गया है। इन्होंने कहा कि इस बजट में नौजवानों, खवातीन, किसानों और मजदूरों के लिए बराबर बजट बनाया गया। बजट बहुत अच्छा है। विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य है उसके हिसाब से ये बजट बनाया गया है, जिसपे यूथ के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए और जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए बराबर बनाया है बजट, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर विकसित भारत ऑफ 2047। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्ड मच। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने एक मर्तबा फिर अजीत पवार की मौत में साजिश का इल्जाम लगाया है। संजय राउत ने कहा कि अजीत दादा ने कहा था कि वो घर लौटना चाहते हैं, फिर बीजेपी ने उन्हें घोटाले की फाइल्स की धमकी दी थी। ताहम अजीत दादा ने उसी घोटाले की फाइल्स के साथ उन्हें जवाब दिया था, जिसकी वजह से उन्हें साजिश का निशाना बनाया गया। शिवसेना लीडर ने कहा कि अजीत पवार एक बड़े लीडर थे, इसलिए उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया। इस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार को। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की रहस्यमय। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान से खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी टीम को 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दे दी है, लेकिन हिंदुस्तान का सामना करने से इनकार कर दिया। पड़ोसी मुल्क के इस इक़दाम ने हिंदुस्तान में सियासी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। सियासतदानों से लेकर क्रिकेटर्स तक हर कोई पाकिस्तान के इस इक़दाम की मुखालिफत कर रहा है। 1983 वर्ल्ड कप फातिह टीम के रुकन मदन लाल ने कहा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी सोच समझ से बाहर है। मदन लाल ने कहा कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश की हिमायत करना चाहता है तो जरूर करे, लेकिन इसे सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। कहा कि पाकिस्तान के बाज साबिक खिलाड़ी भी मैच खेलने के हक में हैं, ताहम सियासतदान इसमें गैर जरूरी मुदाखिलत कर रहे हैं।
देखिए, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया. दे गोइंग टू लूज लॉट ऑफ थिंग. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी सोच मेरे को नहीं समझ आती कि कैसी सोच है. अगर आपने बांग्लादेश को सपोर्ट करना करिए, जरूर करिए, बट वो तो खेल नहीं रहे, आप खेल रहे हैं. आप उनकी वजह से भी आप एक मैच इंडिया पाकिस्तान का छोड़ रहे हैं, तो इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि आने वाले जो 4-5 साल होंगे. कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट करने के फैसले की सख्त मजम्मत की. शशि थरूर ने कहा कि खेलों में सियासत करना शर्मनाक है. ये तमाम मुतल्लिका अफराद के लिए एक इंतबाह है कि राबता करें और इस बकवास को बंद करें. इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के मामले को इस तरह तूल देना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है. कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को खेलों में जबरदस्त सियासत नहीं करनी चाहिए, इससे उनका ही नुकसान होगा. Pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizuur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it's also a reflection of the same. And Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think that this is now a wake-up call for all concerned to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it. कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने भी पाकिस्तान के फैसले पर शदीद तनकीद की. मनीष तिवारी ने कहा कि अगर हम उनके खिलाफ खेलने पर राजी भी होते हैं तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दहशतगर्दी और क्रिकेट आपस में नहीं मिल सकते. मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही दहशतगर्दी की हिम्मत अफजाई करता आया है, इसलिए हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते. Well, I think we should have never ever agreed, if we did, to play Pakistan, for the simple reason that terror and cricket cannot go together. On one hand, Pakistan has been sponsoring terror since the early 1980s, and on the other hand, if we try and de-link both sports and terror, I do not think it makes for a very coherent policy. It in fact insults the memory of all those people who have been. मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि मनरेगा एक इनकलाबी कानून है. कांग्रेस के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई नई स्कीम ने इसे खत्म कर दिया है और ये एक गलती है. कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि ठीक 20 साल कबल इसी दिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदनपल्ली गांव में मनरेगा का आगाज किया गया था. जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें बदनपल्ली की एक दलित खातून को दिखाया गया जो पहले मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर बनी थी. जयराम रमेश ने मजीद कहा कि इन 20 वर्षों में मनरेगा ने देही खानदानों खास करके खवातीन को 1.8 बिलियन दिन का काम फराहम किया. इस स्कीम ने तकरीबन 100 मिलियन कम्युनिटी की असासे बनाए हैं और जबरदस्ती नकल मकानी में नुमाया कमी की है. इसने ग्राम पंचायतों को बाइख्तियार बनाया है और देही गरीबों की उजरत बढ़ाने में मदद की है. कांग्रेस लीडर ने याद दिलाया कि इस स्कीम के तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी आगाज किया गया था. मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया. इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि जब भी मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई है सिर्फ बातें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा के जरिए मजदूरों को रोजगार मिल रहा था. उन्होंने कहा कि काम ना मिलने की सूरत में पैसे मिलते थे, लेकिन अब मोदी हुकूमत ने इसे खत्म करके मजदूरों के हक पर हमला किया. इन्होंने कहा कि मजदूरों को 100 दिन काम की जो जमानत थी उसे अब खत्म कर दिया गया. मुजाहिरीन ने कहा है कि मनरेगा की वजह से खासतौर पर खवातीन को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था, ताहम नई स्कीम से ये तमाम फायदे बंद हो गए. उन्होंने वीबीजी रामजी को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया. देखिए, वैसे तो जो अनुमति है वो आज की ही है कि जो कानून उसके पुनः बहाली हो, और जो सरकार ने एक फर्जी जो बिल लाया बीबी रामजी योजना, वो एक फर्जी बिल है, जो मजदूर विरोधी बिल है, उसको तुरंत उसको रद्द किया जाए. ये हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं. मनरेगा जो है वो मजदूरों को एक गारंटी देने की योजना है जो 2004 में तमाम बुद्धिजीवियों और सरकार उस समय जो थी मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो सोनिया गांधी जी उस समय एनएसी की मेंबर,
उन लोगों ने, पूरी संसद ने मिलकर उस मनरेगा के कानून को पास किया था और मनरेगा का में 100 दिन की गारंटी थी। ये जो बीबी ग्राम मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी उन लोगों से मिलने के लिए दिल्ली के बंगाल भवन पहुंचे जिनके नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए गए या जिन्हें SIR के दौरान मुर्दा करार दिया गया। ममता बनर्जी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को इंतबाह देते हुए कहा कि वो बंगालियों को हरासा करने की हिम्मत ना करें। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर बंगालियों को कई तरह से हरासा करने की कोशिश कर रहा है। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करने के बजाय बीजेपी के लिए काम कर रहा है। দেখুন এটা খুব স্যাড, সকাল থেকে বঙ্গভবন এবং আমাদের দুটো বঙ্গভবনে সেন্ট্রাল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। मुबारक दीजिए किसका ये দেখছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে, এটা ওরা করতে পারে না। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज दारुल हुकूमत लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने मरकजी बजट के रियासत पर पड़ने वाले असरात के बारे में तफसील से बात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं सबसे पहले वजीर आजम मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को भी मुबारकबाद देता हूं। आदित्यनाथ ने कहा कि हमने वजीर आजम की क़ियादत में गुज़िश्ता 11 बरस कबल जो सफर शुरू किया था उसकी वजह से रियासत में कई शोबों में तरक्की हुई है। इन्होंने कहा कि यूपी अपनी तरक्की के जरिए मुल्क की तरक्की में भी अपना रोल अदा कर रहा है। मैं सबसे पहले इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 - 11.5 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधान समाजवादी पार्टी सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने एक मर्तबा फिर इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि फॉर्म 7 को पहले से ही भरा जा रहा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी धोखाधड़ी की पार्टी है, इसलिए हमें इससे होशियार रहना चाहिए। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो गया और इन्होंने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स खुद बोल रहा है कि तो हम इसमें क्या बोलें। उन्होंने कहा कि यह बजट अवाम की उमंगों को पूरा करने वाला नहीं है क्योंकि यह बजट सिर्फ खास लोगों के लिए बनाया गया। फॉर्म 7 भर करके आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी धांधलीजीवी पार्टी है, इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके फॉर्म किसी हेड ऑफिस से भर करके आ रहे हैं और वो बाकायदा जिन लोगों के दस्तखत हैं उसके ऊपर वो कह रहे हैं हमने कभी साइन ही नहीं किया और बाकायदा हम लोगों ने लिख करके दिया है और बाकायदा चीज़ें जो हमें मिली हैं वो हमने रिकॉर्डेड आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई हैं। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।